Okay, today's our topic is the cotton textile industry. The cotton textile industry is one of the traditional industries of India. ये क्या है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, यानी कि काफी पुराने परंपरागत है ना, पहले से चलती आ रही है यहाँ पर. इन द एशियंट एंड द मिडवल टाइम इट यूज टू बी ओनली कॉटेज इंडस्ट्री. एशियन और मिडवल टाइम पीरियड के अंदर ये कॉटेज इंडस्ट्री थी, बहुत छोटे स्केल पर थे इंडस्ट्रीज को, यानी कि घरों में ही लोग जो है वो काम किया करते थे. इंडिया वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम ए वेरी फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन क्लॉथ्स. हमारे यहाँ पर एक मुस्लिम टाइप का वेराइटी होती है कॉटन क्लॉथ्स की, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस थी. ए वेरी फाइन वेराइटी जो कि होती है, और इसके अलावा और भी हैं, कैलिकोज हो गया, चिंट्स हो गया एंड अदर डिफरेंट वेराइटी ऑफ फाइन कॉटन क्लॉथ्स. ये भी फाइन कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, वेराइटी होती है कॉटन की, जो कि काफी ज्यादा फेमस थी वर्ल्ड में. The development of this industry in India was due to several factors. देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जब डेवलप करती है उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स होते ही होते हैं, है ना. अगर आप समझोगे कि अगर मिनरल्स हैं कहीं पर, तो मिनरल्स अगर होंगे तो उसकी इंडस्ट्रीज तो लगेंगी, है ना. तो उसकी वजह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉटन की, तो यहाँ पर भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इसके प्रोडक्शन के लिए. सबसे पहला क्या था? ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, इज अवर ट्रॉपिकल कंट्री. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फैब्रिक होता है उसको वो फेवरेबल रहता है, उसके लिए क्लाइमेट जो है फेवरेबल है. कैसा क्लाइमेट चाहिए कॉटन को डेवलप करने के लिए? ह्यूमिड क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट होती है, और उसी तरीके का क्लाइमेट हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सेकेंड फैक्टर क्या है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन वॉज ग्रोन इन इंडिया. बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्लाइमेट जो है वो फेवर में है, इस वजह से प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है. अब्यूडेंट स्किल लेबर रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इजीली जो है अवेलेबल हो जाती है. In fact, in some areas, people were producing cotton textile for generation and transferred the skill from one generation to other, and in the process perfected their skills. और इसके अलावा ये है कि ये काफी ज्यादा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, तो जो पुराने लोग थे उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन के अंदर उन स्किल्स को ट्रांसफर किया, और उसकी वजह से ये काफी ज्यादा डेवलप हुई. इनिशियली The British did not encourage the development of the indigenous cotton textile industry. जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को ज्यादा डेवलप नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, इंडिया को एज ए मार्केट समझते थे कि यहाँ से हमें रॉ मटेरियल लेना है और हमारे वहां पर जाकर उसको प्रोडक्शन को बनाना है और बाकी कंट्रीज के अंदर उसको सेल करना है. तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया होता तो यहाँ का डेवलपमेंट होता. तो इन्होंने सिर्फ यहाँ से क्या किया, रॉ मटेरियल्स को लेकर अपने वहां पर ले गए. तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दे एक्सपोर्टेड रॉ कॉटन टू देयर मिल्स इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल एंड ब्रॉट बैक द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू बी सोल्ड इन इंडिया. यहां से लेकर जाते थे और अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर वहां पर प्रोडक्शन को तैयार करते थे, और वापस हम ही लोगों को हाई प्राइस के अंदर सेल किया करते थे. This cloth was cheaper because it was produced at mass scale in factories in UK as compared to the cottage-based industries of India. अब क्या होता था कि जो कॉटन ये लोग प्रोडक्ट बनाकर लेके आते थे, ये लोग इंडस्ट्रीज में बनाते थे, मास प्रोडक्शन होता था, एक साथ काफी सारा प्रोडक्शन किया जाता था, तो उसकी वजह से ये चीप होता था, है ना. हमारे यहाँ पर इतने ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था इसका, तो घरों में बनाते थे और काफी टाइम लगता था उसको बनने के अंदर. तो यहाँ पर क्या होता था, प्रोडक्शन काफी जल्दी बन जाता था और मास स्केल पर बनता था यूके की फैक्ट्रीज के अंदर. तो ये क्या करते थे, यहाँ पर लाके उसको सेल किया करते थे इंडिया के अंदर. इन 1854 द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई. अब जब बात आती है 1854 की, तो सबसे पहली मिल लगाई गई थी मुंबई के अंदर. यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है आपका. In 1854, the first modern cotton mill was established in Mumbai. This city had several advantages as a cotton textile manufacturing. देखिए क्या रीजंस रहे हैं कि यहाँ पर ही सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई गई थी. क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोस्टल एरिया है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो फेवर में है, तो उस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा प्रोडक्शन जो है वहां पर रहा. इट वॉज वेरी क्लोज टू द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ गुजरात. देखिए एक रीजन क्या रहा यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने का, कि जो कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर है, कौन? गुजरात.
वो महाराष्ट्र के पास है। देन रॉ कॉटन यूज टू बी ब्रॉट टू मुंबई पोर्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। इसके अलावा क्या था, मुंबई पोर्ट से इजीली जो है रॉ मटेरियल वहां से एक्सपोर्ट करा जाता था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में। इसीलिए इन्होंने क्या यहाँ पर लगाई थी, इंडस्ट्री लगाई थी, मिल लगाई थी सबसे पहले। देयरफॉर कॉटन वाज अवेलेबल इन मुंबई सिटी इटसेल्फ। Moreover, Mumbai even then was a financial center and the capital needed to start an industry was available there. उसके बाद में क्या बना दिया गया, मुंबई को फाइनेंशियल सेंटर बना दिया गया था, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा चीजें जो थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था कोस्टल एरिया पे होने की वजह से। एज ए लार्ज टाउन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा क्या था, ये काफी ज्यादा बड़ा टाउन था, तो उसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी, लोगों को रोजगार मिल जाता था, तो वहां पर इस वजह से लोग जो है यहाँ पर आकर रहते थे, अट्रैक्ट होते थे। अट्रैक्ट लेबर इन लार्ज नंबर, काफी ज्यादा लेबर जो है वो यहाँ पर इजीली मिल जाती थी। एंड चीप एंड एबिडेंट लेबर टू वाज अवेलेबल लोकली, तो यानी कि उनको क्या करना पड़ता था, दूर जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर उनको सस्ते लेबर जो है वो मिल जाते थे, क्योंकि एबिडेंट क्वांटिटी में होते थे। द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर कॉटन टेक्सटाइल मिल कुड बी डायरेक्टली, जो मशीनरी होती हैं वो उनको वहां से इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। जो मशीनरीज की जो नीड होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वो ये लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे इंग्लैंड से। सब्सिक्वेंटली टू मोर मिल्स, द शाहनपुर मिल एंड द कैलिको मिल वर स्टैब्लिश इन अहमदाबाद। इसके बाद में मुंबई में स्टैब्लिश होने के बाद में इन्होंने दो और मिल्स लगाई, कहां पर लगाई, शाहपुर मिल लगाई गई एंड कैलिको मिल लगाई गई, कहां पर, अहमदाबाद के अंदर। बाय 1947 द नंबर ऑफ मिल्स इन इंडिया वेंट अप टू 423। देखिए, भारत आजाद होने के बाद में यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर कितने इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, मिल्स लग चुकी थी, 423 मिल्स लगा दी गई थी। बट द सिनारियो चेंज आफ्टर पार्टीशन, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब सब कुछ चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, एंड दिस इंडस्ट्री सफर्ड ए मेजर रिसेशन। दिस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मोस्ट ऑफ द गुड क्वालिटी cotton growing area had gone to West Pakistan and India was left with 409 mills and only 29% of the cotton producing area। देखिए, जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है वो सबसे ज्यादा कहाँ था, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर था, जो कि पूरी तरीके से टोटली जो पार्टीशन हुआ तो प्रोड्यूसिंग एरिया जो था, बेस्ट क्वालिटी का जो कॉटन प्रोड्यूस हो रहा था वो सारा पाकिस्तान के अंदर चला गया। अब देखिए, और जो 423 मिल्स थी उनमें से 409 मिल्स इंडिया के अंदर रह गई, बाकी किसमें चली गई, पाकिस्तान में चली गई। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या किया कि जो मोर प्रोड्यूसिंग एरिया है, बेस्ट क्वालिटी का जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था वो पाकिस्तान में था, और वो कहां चला गया, पार्टीशन में अलग हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत आजाद होने के बाद, दिस इंडस्ट्री ग्रेजुअली रिकवर्ड एंड इवेंचुअली फर्निश। The cotton textile industry in India can be broadly divided into two sectors। देखिए, कॉटन इंडस्ट्रीज को मेन टू सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक है द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अदर इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ पर 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन दो सेक्टर्स के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है। दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेकंड थिंग इज unorganized sector। The decentralized sector includes cloth produced in handlooms including khadi and power looms। देखिए, जो प्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक होता है हैंडलूम से और एक होता है पावर लूम से। हैंडलूम से कैसे होता है, जो हाथों से ये लोग बनाते हैं, पेंटिंग वगैरह जो भी होती है वो सारी चीजें किससे करते हैं, हाथों से करते हैं। पावर लूम जिसमें कि जो कॉटन बनता है वो मशीन से बनता है। तो दो तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज ड्रास्टिकली fallen from 81% in the mid 20th century to only about 6% in 2000। देखिए, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। क्या होता है, फॉलन इन द सेंस कि काफी ज्यादा गिर जाता है प्रोडक्शन। 81% से ये प्रोडक्शन 2000 में कितना रह जाता है, ओनली 6% ये रह जाता है। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, द पावर लूम ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर प्रोड्यूस मोर देन द हैंडलूम सेक्टर। अगर आज की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर हैंडलूम
के जितने भी कपड़े होते हैं जो हाथों से बनाए जाते थे, है ना, वो सारा प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। पावरलूम प्रोडक्शन जो है हमारे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। Cotton is a pure raw material which does not lose weight in the manufacturing process. देखिए कॉटन जो है ना उसका प्रोडक्शन के अंदर आप देखेंगे कि अगर ट्रांसपोर्टिंग की जाए तो वेट लॉस नहीं होता है। तो ये आप नहीं कह सकते कि जहां पर आपको रॉ मटेरियल मिलेगा इंडस्ट्री वहीं लगानी होगी, है ना। तो कई जैसा शुगर कैन है, शुगर कैन जहां से रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री वहीं लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि वो वेट लॉसिंग है मटेरियल है। लेकिन कॉटन जो है वो अपने आप में क्या है, रॉ मटेरियल ऐसा प्योर है जो वेट लॉस नहीं करता। तो इसलिए इंडस्ट्री को लगाने के लिए ये देखने की जरूरत नहीं है कि कहां से कॉटन आ रहा है। सो अदर फैक्टर लाइक पावर, लेकिन यहां पर कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है इसको इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं? देखना पड़ता है पावर टू डिराइव द लूम्स, लेबर देखनी पड़ती है, कैपिटल और मार्केट देखना पड़ता है, मे डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो यहां पर फैक्टर्स दूसरे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? चीप लेबर होनी चाहिए, ठीक है, पावर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें पास में मिल जानी चाहिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? मार्केट। इसके अलावा क्या चाहिए? कैपिटल्स, जैसे कि आपके मशीनरीज हो गई, लैंड हो गई, है ना, ये सारी चीजें जो है, व्हीकल्स हो गई ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ये सारी चीजें हमें ज्यादा देखने को जरूरत पड़ती है। एट प्रेजेंट द ट्रेंड इज टू लोकेट द इंडस्ट्री एट और क्लोज टू मार्केट। तो अब क्या ट्रेंड चल गया है? ज्यादातर ये ट्रेंड चल गया है कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज वहीं स्टैब्लिश होती है जहां पर मार्केट पास हो, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज देखी जा रही है? मार्केट को देखा जा रहा है। एज इट इज द मार्केट दैट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स इज टू बी प्रोड्यूस। तो मार्केट से ये भी देखना पड़ता है कि वहां की डिमांड क्या है ना, कि किस टाइप के जो कपड़े हैं या किस टाइप के जो क्लोथ्स हैं वहां पर डिमांड की जा रही है। वुलन है या सिंथेटिक है या कॉटन का ज्यादा है। अब वो भी किस पे डिपेंड करता है? वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है ना। अगर बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन है तो वहां पर वुलन क्लॉथ्स ज्यादा बनेंगे, और अगर बहुत ज्यादा हॉट रीजन है तो वहां कॉटन के कपड़े ज्यादा बनेंगे, इस तरीके से। तो ऑल्सो द मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली वेरिएबल, देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू लोकेट द मील्स क्लोज टू द मार्केट। तो यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है या इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रखा गया है? दैट इज मार्केट। After the first mill were set up in Mumbai and Ahmedabad in the second half of the 19th century। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1854 के अंदर मिल जो लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में लगाई गई थी। उसके बाद में अहमदाबाद वगैरह के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड हाफ की बात आती है, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की अगर हम बात करते हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपेंडेड वेरी रैपिडली। तब यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वह या एक्सपेंड करी है वो काफी स्पीड में की है, रैपिड किया है। द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। The Swadeshi movement give a major impetus to the industry as there was a call for boycotting all British made goods in favor of Indian goods। देखिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था जिसके अंदर क्या हुआ था, आप लोगों को मालूम है कि ब्रिटिशर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, है ना, अंग्रेजी जितने भी कपड़े थे उनको बाइकाट कर दिया गया था। तो इससे क्या हो गया, उनकी जो डिमांड थी वो कम हो गई थी और जो इंडियन क्लॉथ्स है उनकी डिमांड बढ़ गई थी। आफ्टर 1921 विद द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे नेटवर्क, और उसके बाद में 1921 की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया गया। अदर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स एक्सपेंडेड रैपिडली। तो रेलवे का डेवलपमेंट जब हुआ तो और भी ज्यादा इसका जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा रैपिड होने लगा, क्योंकि अब इजीली हम लोग प्रोडक्शन को लेके जा सकते थे। इन साउदर्न इंडिया, साउथ की अगर हम बात करें, मील्स वर सेटअप एट कोयम्बटूर। अब देखिए ये रीजन्स आ गए यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किन किन रीजन्स के अंदर कॉटन टेक्सटाइल्स लगी हुई हैं, मिल्स लगी हुई हैं। तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सेंटर्स है? कोयम्बटूर हो गया, मदुराई हो गया, बेंगलुरु हो गया। इन सेंट्रल इंडिया, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, दैट इज नागपुर, इंदौर, सोलापुर एंड
Vadodara become cotton textile centers. These are the cotton textile centers. Okay, so cotton textiles mill were set up at Kanpur based on लोकल इन्वेस्टमेंट. देखिए, कानपुर के अंदर लोकल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को लगाया गया था, मिल्स को लगाया गया. मिल्स वर ऑल्सो सेटअप एट कोलकाता ड्यू टू इट्स पोर्ट फैसिलिटी. पोर्ट फैसिलिटी होने की वजह से कोलकाता के अंदर भी मिल्स को लगाया गया ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वहां से इजीली हो सके. द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो फेवर द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स अवे फ्रॉम द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया. देखिए, मैंने अभी फिर क्या बताया आपको कि कॉटन वेट लॉस नहीं करता. ठीक है, तो इसकी वजह से ये जरूरी नहीं है कि जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर इंडस्ट्री को लगाना जरूरी है. तो यहाँ पर देखिए, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया दूर होने के बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ पर जो बंगाल वगैरह है या अदर रीजन्स में नॉर्थन की बात करें तो वहां पर इसकी मिल्स लगाई गई हैं. क्यों लगाई हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली मिल जाती है. जितने भी रिवर्स वगैरह है वहां पर डैम्स वगैरह बने हुए हैं, तो मल्टीपर्पज डैम्स हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली मिल जाती है. तो इसकी वजह से ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मिल्स को लगाया जाता है. The rapid development of this industry in Tamil Nadu is the result of the evident ability of hydel power. अब देखिए, एक फैक्टर है तमिलनाडु के अंदर, क्या रीजन है कि वहां पर मिल्स लगाई गई है? तो यहाँ पर रीजन क्या रहा? एविडेंट एबिलिटी ऑफ हाइडल पावर. हाइडल पावर जो है वो इजीली मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चीप मिल जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर मिल्स जो है तमिलनाडु में लगी हुई है. लोअर लेबर कॉस्ट. सेकेंड फैक्टर इज लोअर लेबर, सस्ते मजदूर, है ना. सेंटर लाइक उज्जैन, बरोच, आगरा, हथरास, कोयम्बटूर एंड तिरुवेंदन, यहाँ पर जो लोअर कॉस्ट के अंदर लेबर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं. ऑल्सो कॉज इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड अवे फ्रॉम कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया. जबकि इन एरियाज के अंदर, उज्जैन वगैरह के अंदर कॉटन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन फिर भी फैक्टर क्या है, यहाँ लोअर कॉस्ट के अंदर लेबर मिल जाती है. Thus, the cotton textile industry is located in almost every state in India. अगर हम बात करें इंडिया की, तो आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि कुछ ही सेंटर्स के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखी जाएगी. ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखी जाती हैं. वेयर वन और मोर ऑफ द लोकेशन फैक्टर हैव बीन फेवर्ड. ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल हैज गिवन वे टू मार्केट और टू ए चीपर लोकल लेबर पोस्ट इट मे बी द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर. तो क्या रीजन है कि आज हमें सब जगह देखने को मिलता है कि जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है. इजीली अगर आपको लेबर मिल रही है तो वहां पर भी मिल्स को इजीली लगाया जा सकता है. ठीक है, इसके अलावा आपको पावर जहां मिल रही है वहां हम इजीली जो है मिल्स को स्टेब्लिश कर सकते हैं. मार्केट जहां है वहां पर हम लोग मिल्स को स्टेब्लिश कर सकते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्स के लिए, और इसी वजह से इंडिया में ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर स्टेट के अंदर मिल्स जो लगाई गई हैं. जबकि जो कॉटन है वो कुछ ही रीजंस के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है, फिर भी आप देखेंगे इंडिया में सब जगह इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं. प्रेजेंटली द मेजर सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर. अगर हम बात कर रहे हैं मेजर सेंटर्स की, तो कौन कौन से सेंटर्स हैं इंडस्ट्रीज के? अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन. These are the major centers of cotton textile industry. ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कौन कौन से सेक्टर हैं? तो वो कौन कौन से सेंटर्स हैं? अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन. All these centers are the traditional centers. ये सारे कौन से सेंटर्स हैं? ट्रेडिशनल सेंटर्स हैं. ठीक है, एंड आर लोकेटेड क्लोज टू कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन. और वहां पर लगाए गए हैं जहां पे आसपास से कॉटन एज ए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए. ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं जहां से प्रोड्यूस होता है कॉटन? वो हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु. ठीक है, ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जहां से कॉटन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है. वेस्ट बंगाल, यूपी, कर्नाटका एंड पंजाब आर द अदर इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर. और ये क्या है? कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं. तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन कौन से रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल सेंटर्स हैं, कौन कौन से यार्न प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से टेक्सटाइल्स बनाते. तो इन सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान होने चाहिए. देन
तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स एंड मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस यार्न। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो तमिलनाडु है, यहां पर किसी तरीके के ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है जहां से कॉटन बनाया जा रहा है। यहाँ क्या बनाया जा रहा है, यहाँ मिल्स जो लगाई गई हैं मोस्टली इस तरीके की मिल्स है जो यार्न प्रोड्यूस करती है। अब देखो कॉटन जो है, सबसे पहले ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट कपड़ा ही बना दिया जाता है। सबसे पहले क्या बनता है, यार्न बनता है, उसके बाद में क्या होता है, टेक्सटाइल, ठीक है, क्लॉथ बनाया जाता है, या आप यहाँ कह सकते हो क्लॉथ। ओके, तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। तो तमिलनाडु के अंदर जितने भी मिल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मिल्स क्या बनाती है, मोस्ट देम प्रोड्यूस यार्न रादर देन क्लॉथ। ओके, क्लॉथ नहीं बना रही है, यहां पर क्या बनाया जा रहा है, यार्न प्रोड्यूस किया जा रहा है। कोयम्बटूर हैज इमर्ज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर विथ नियरली हाफ ऑफ द मिल लोकेटेड देयर। इसके अलावा चेन्नई, मदुरई, तिरुवनली, तूतीकोरिन, तंजावुर, रामनाथपुरम एंड सेलम आर द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स। इसके अलावा ये भी कुछ अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पर क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। इन कर्नाटका, अगर हम कर्नाटका की बात करें, in Karnataka, the cotton textile industry has developed in the cotton producing area in the northeastern part of the state. कर्नाटका में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देवगिरी, हुबाली, बेलारी, मैसूर एंड बेंगलुरु आर इंपॉर्टेंट सेंटर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड इन द कॉटन प्रोड्यूसिंग तेलंगाना रीजन। तेलंगाना रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी उन एरियाज में जहां पर कॉटन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अलावा वेयर मोस्ट ऑफ द मिल्स आर स्पिनिंग मिल्स प्रोड्यूसिंग यार्न, और ज्यादातर जो साउथ के अंदर जो मिल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या स्पिन करती हैं, यार्न बनाती हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर हैदराबाद। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ देखिए, हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड वरंगला इन तेलंगाना एंड गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। ये कुछ रीजन्स हैं जहां पर आपके कॉटन मिल्स हैं। इन यूपी, कानपुर इज द लार्जेस्ट सेंटर। देखो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर सबसे बड़ा सेंटर कहां है आपका, कानपुर, जहां पर इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, वो कहां है, मोदीनगर, हथरास एंड सहारनपुर, आगरा एंड लखनऊ। इन वेस्ट बंगाल द कॉटन मिल्स आर लोकेटेड इन द हुगली रीजन। अब देखिए ये तो हो गया आपका यूपी की बात हो गई, ठीक है। अगर हम बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो कॉटन मिल्स कहाँ लोकेटेड है, इन हुगली रीजन, हुगली रीजन के आसपास में, क्योंकि वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाए गए हैं तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली मिल जाती है। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता एंड श्यामनगर आर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स। इसके अलावा ये भी रीजन्स हैं जो कि आपके कोलकाता, वेस्ट बंगाल के कुछ सेंटर्स हैं जहां पर कॉटन मिल्स लगाई गई हैं। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ इंक्रीज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। भारत आजाद होने के बाद में अगर हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज की, ये 5 गुना बढ़ी है, ठीक है। लेकिन कॉटन टेक्सटाइल हैज बीन फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक क्लॉथ्स। लेकिन अभी हम लोगों का क्या फेस कर रहे हैं कि कॉटन जो क्लॉथ्स हैं वो सिंथेटिक क्लॉथ के आने की वजह से काफी टफ कंपटीशन जो है इसमें हो गया है, ठीक है, क्योंकि हर जगह कॉटन नहीं पहना जा रहा, उसका काफी ज्यादा टफ कंपटीशन हो गया है सिंथेटिक क्लॉथ्स में। अब इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट में क्या और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसका आंसर ढूंढ के रखिएगा, हम और आपसे मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर शुगर इंडस्ट्री और इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगी, इससे पहले आप लोग भी इसका आंसर सर्च करेंगे। ओके ओके मैम।